नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो मेरे वीडियो देख रहा है उसको पता होगा कि मैं एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सीरीज शुरू कर चुका हूं और इससे पहले भी 4-5 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं डिटेल से हर चीज़ को कवर करता जा रहा हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज को बहुत डिटेल से बता रखा है। जो इस वीडियो को देख रहा हो इससे पहले के सारे वीडियो देखो, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है और उसके बाद क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या होते हैं उसको हम डिटेल में वन बाय वन करंट अफेयर को साथ में लेते हुए चल रहे हैं। तो उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर मेल्टिंग और उसके बाद हीट वेव पढ़ा था। तो अभी समर का टाइम चल रहा है तो आपको पता ही होगा कि कुछ टॉपिक जो कि जैसे हीट वेव, हीट स्ट्रेस बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो उसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है UHI, अर्बन हीट आइलैंड। तो येस्टरडे ये बहुत न्यूज़ में था, तो इस पर चर्चा करेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे कि इससे क्लाइमेट चेंज कैसे होता है और क्लाइमेट चेंज का इस पर भी प्रभाव कैसे पड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो येस्टरडे आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि जो IMD है, हमारा जो क्लाइमेट या फिर वेदर डिपार्टमेंट है, IMD इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने एक बताया है कि दिल्ली का टेम्परेचर 52.3 रहा है। तो ये सबसे एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि इतना टेम्परेचर तो कभी सिटी का हुआ ही नहीं है, इसका क्या कारण है। तो जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं वो भी एक बार डाउट में आ गए कि इतना टेम्परेचर तो नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि हम इसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि चीज़ें बहुत ही ख़राब चल रही है हमारे आसपास। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का प्रभाव हमको डे टू डे लाइफ में, चाहे वो समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, कोई सा भी हो, एवरी प्लेस ऑन द प्लानट हमको क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का प्रभाव दिखता है। तो इसीलिए मैंने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सीरीज शुरू की है, तो एटलीस्ट आपको अवेयर कर सकूँ जितना मेरे को पता है। इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी वही चीज़ देने की कोशिश करूंगा और आपको अवेयर करने की कोशिश करूंगा, उसको करंट अफेयर के माध्यम से लिंक करता हुआ चलूँगा। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो करंट न्यूज़ क्या है, करंट में क्या चल रहा है इस UHI को लेके, और फिर UHI का पूरे इंडिया में क्या प्रभाव है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या प्रभाव है, UHI क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और ये क्लाइमेट चेंज से किस तरह से रिलेटेड है। और इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको किसी भी करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। टॉपिक जरूर मिल जाएगा कि मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट क्या होता है, लेकिन उसको अर्बन हीट आइलैंड या हीट वेव से किस तरह से कनेक्ट करते हैं और उसका लिंक कैसे है और वो एक सॉल्यूशन कैसे बन सकता है UHI का या फिर हीट वेव का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ सॉल्यूशन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट में जितनी भी न्यूज़ है दोस्तों, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। और इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और टाइम टू टाइम ये इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन, इन पे बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है और इनकी जो रिपोर्ट है बहुत ऑथेंटिकेट मानी जाती है। CSE के बारे में पढ़ना, बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज़ करती है, ऑब्जर्वेशन बताती है। तो उन्होंने जस्ट रिसेंटली, आई थिंक येस्टरडे या फिर द डे बिफोर येस्टरडे, एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें लास्ट 20 ईयर का टेम्परेचर वेरिएशन क्या है सिटी में, उसका क्या प्रभाव है, किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और उसके में कुछ अपनी फाइंडिंग्स बताई है, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। वो फाइंडिंग UHI से रिलेटेड ही है, हीट वेव से रिलेटेड ही है। और दूसरा IMD का तो मैंने बता ही दिया है कि जो IMD का 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है कि इतना टेम्परेचर तो नहीं हो सकता सिटी का। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या कारण है। दूसरा, ऑलरेडी हीट स्ट्रेस समर में आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे कि ये न्यूज़ में यही चल रहा है। हीट स्ट्रोक हो गया, हीट वेव हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, हीट गेन हो गया, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे होंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ऑलरेडी हम इंसान, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस से थ्रू हो रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस जो बहुत बड़ी समस्या है आजकल के लोगों की, वो थ्रू हो रहे हैं। अब एक और स्ट्रेस आ गया, हीट स्ट्रेस। तो हीट स्ट्रेस क्या होता है, चलो देख लेते हैं। It is deadly combination of air temperature, land surface temperature and relative humidity that lead to acute thermal discomfort and heat stress in the city। तो आपको ये समझ में आ गया कि हीट स्ट्रेस किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है,
एक तो एयर टेम्परेचर होता है, लैंड सरफेस टेम्परेचर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। अगर इनको टाइम पे इनका प्रिकॉशन नहीं लिया गया, टाइम टू टाइम हमने प्रिकॉशन नहीं रखी, तो ये बहुत सीवियरिटी कंडीशन हो सकती है इंसान के हेल्थ पर। दूसरा, इसमें CSE का एक रिपोर्ट है कि इंडियन सिटी नो लॉन्गर कूलिंग डाउन एट नाइट। एक्चुअली क्या है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इंडियन सिटी है ना, वो डे टाइम में तो गर्म होती है, लेकिन नॉर्मली ट्रेंड क्या होता है कि नाइट टाइम में सिटी हो या रूरल हो या गांव हो, जो लैंड सरफेस होता है वो कूल हो जाता है। लेकिन ये पैटर्न देखा जा रहा है कि नाइट में सिटी को जितना कूल होना चाहिए, जितना टेम्परेचर डिफरेंस आना चाहिए डे टाइम और नाइट टाइम में, उतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ रहा है। नाइट में भी सिटी कूल नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली क्या है कि जो सिटी होती है ना, सिटी में बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर जिसको बोलते हैं, और वो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में ऐसी बिल्डिंग है। तो जब भी सिटी का जो सरफेस होता है, लैंड सरफेस होता है, वो गर्म होता है, तो नाइट टाइम में वो वापस से हीट को रिलीज करती है, री एमिट करती है इनटू द स्पेस। लेकिन क्या होता है, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जिनकी हाइट इतनी होती है, वहीं पर वो हीट ट्रैप होकर रह जाती है। लेकिन गांव में ये समस्या नहीं होती। गांव में जो बिल्डिंग की हाइट होती है बहुत कम होती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ज़्यादा। सिटी में आप देखते होंगे कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती है, तो हीट को ट्रैप कर लेती है। इसलिए जो नाइट टाइम में जितना टेम्परेचर में फॉल होना चाहिए, वो टेम्परेचर में इतना फॉल नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और CSE का जो रिपोर्ट है, उसने एक और अपनी फाइंडिंग बताया था कि अर्बनाइजेशन लेड टू 60% मोर नाइट टाइम वेरिएशन इन इंडियन सिटी देन नॉन अर्बन एरिया। ये बोलना चाह रहा है कि जो नाइट टाइम में जो सिटी का टेम्परेचर होता है, इट इज़ मोर देन 60% ऑफ रूरल एरिया या फिर जो नॉन अर्बन एरिया है। तो ये क्यों होता है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नाइट टाइम में सिटी का टेम्परेचर फॉल नहीं होता है, कूल नहीं होता है, लेकिन जो नॉन अर्बन एरिया है वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। मतलब जो वापस से नाइट टाइम में जो हीट एमिट होती है वो ट्रैप नहीं होती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं हो रही है, बहुत ही सीवियर सिचुएशन है। तो चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि जो हीट वेव है या फिर UHI है, अर्बन हीट आइलैंड, इसका इफेक्ट इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कितना है, या सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम है, या फिर जो कि समर में जो मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर समर ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहीं की प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं, जो UHI है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, वो सिटी में मतलब नॉट ओनली इंडियन सिटी, वर्ल्ड वाइड जितनी भी सिटी है उसमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। और नॉट ओनली इन समर टाइम, ऑल्सो इट अकर्स इन विंटर टाइम। जो टेम्परेट रीजन में जो सिटियाँ हैं, न्यूयॉर्क हो गया, USA में न्यूयॉर्क हो गया, बहुत बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। विंटर में क्या होता है कि जैसे 20 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए, अगर ज़्यादा 25 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा रहा तब भी उसको फील नहीं होगा, उसकी हेल्थ पे उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन समर में क्या होता है, ऑलरेडी एक टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, अगर उससे 2 या 4 डिग्री भी ऊपर जाता है ना, तो ह्यूमन उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़्यादा हमको फील होता है, हाँ, वी कांट गो आउटसाइड द डोर, आउटडोर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो और बिना AC के, बिना कूलर के रह नहीं सकते, इसलिए हमको ये बहुत वर्स्ट फील होता है इन समर टाइम। और एक्चुअली क्या है कि ये सिचुएशन डे बाय डे सीवियर होती जा रही है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इनका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। मैं आगे एक रिपोर्ट बताऊंगा, USA की एक एजेंसी है, उसने रिपोर्ट दिया है कि ये सिचुएशन क्लाइमेट चेंज की वजह से और अग्रेवेट होगी। तो समझते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है UHI, अर्बन हीट आइलैंड। तो UHI क्या होता है? It is a condition where urban city temperature significantly warmer than the surrounding rural area, uninhabited area, फिर forest। सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, एक सिटी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज़्यादा सिटी का टेम्परेचर बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू उसके सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ से, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है और ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको ही UHI इफेक्ट बोलते हैं। और ये इवेंट्स, ये इंसिडेंट ओनली मेजर सिटी में ज़्यादा हो रहे हैं। इसके रीज़न जानते हैं, इनके फीचर क्या हैं, कि ऐसा क्या है जो इनको कंट्रीब्यूट करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। वन बाय वन हम लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड नियर बाय रूरल एरिया, एंड दिस डिफरेंस इज़ यूजुअली मोर इन नाइट टाइम। वाई मैंने बता ही दिया है कि नाइट टाइम में सिटी के टेम्परेचर में फॉल नहीं होता है, जबकि रूरल एरिया में सिटी के टेम्परेचर में फॉल हो जाता है। तो दोनों में नाइट टाइम में ये डिफरेंस और भी बढ़ जाता है। और जब इसमें बोल रहा है इट अकर्स मोर व्हेन विंड्स आर वीक अंडर ब्लॉक कंडीशन, जब
विंड नहीं होती है ना तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा होता है। आपको पता है कि विंड का काम होता है फ्लो होना, कोई भी जो एटमॉस्फेयर की गैस है उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना और दूसरे प्लेस की गैस को इस प्लेस पे लेके आना, मतलब चीज़ों को मिक्सअप कर देती है विंड। अगर यहाँ पे कुछ जैसे एक पर्टिकुलर एरिया ले लो जहाँ पर बहुत गर्मी होगी, इसका मतलब वहाँ पर गैसेस हैं वो बहुत गर्म हो चुकी है, लेकिन अगर विंड होगी वहाँ पे विंड का फ्लो होगा तो वो गैसेस दूसरे प्लेस पे लेके चली जाएगी, इस तरह से मिक्सिंग हो जाएगी कूल और हॉट एयर की। लेकिन जब विंड वीक होगी ना, ब्लॉक कंडीशन में होगी, तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि सिटियों में ऐसा पाया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि सिटी में ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है कि व्हेन नेचुरल लैंडस्केप इज रिप्लेस्ड बाय सिटी, जहाँ पर पहले लैंडस्केप था, नेचुरल लैंडस्केप था, व्हेन दिस इज रिप्लेस्ड बाय सिटी, और सिटी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है जो कि यूएचआई को अफेक्ट करती है और यूएचआई में कंट्रीब्यूट करती है। कंप्राइजिंग डेंसली पॉपुलेटेड, रोड किन किन से बने होते हैं जो यूएचआई में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंक्रीट, अस्फाल्ट, और सिटी किन किन से मिलकर बनी होती है, पेवमेंट, डेंसली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एंड अदर सरफेसेज लाइक डार्क कलर की होती है या फिर ब्लैक कलर की होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है सिटी में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब करती है और हीट को इतना आसानी से रिलीज़ नहीं करती, और रिलीज़ करती है तो हीट वहीं पर ट्रैप हो जाती है, इससे यूएचआई की कंडीशन डेवलप होती है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों मैं। और दूसरा एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जनरली अपन हीट वेव भी पढ़ते हैं और बहुत सारी बार यूएचआई भी सुनते हैं, तो दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि जो यूएचआई है, यूएचआई तो ओनली जो मेजर सिटी है, जैसे अभी करंट में इंडियन सिटी जो मेजर सिटी है ना, बेंगलोर ले लो, दिल्ली ले लो, चेन्नई ले लो, कोलकाता ले लो, मुंबई ले लो, इन सब सिटियों में यूएचआई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कॉज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन का कारण क्या है, और भी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे लेकिन जो हीट वेव है वो एक वर्ल्ड वाइड या फिर नेशन वाइड फिनोमिना है, चाहे रूरल हो, फॉरेस्ट हो, सिटी हो, सब जगह इसका प्रभाव सेम देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है रीजनल वाइज, लेकिन जो वेरिएशन होता है सब जगह इसको, थार के डेजर्ट में भी हीट वेव का मिलेगा। अपन को साउथ में है, हम जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ पर भी हीट वेव का प्रभाव मिलेगा। नॉर्थ में ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी समर ज़्यादा होती है, तो उसमें एक्सट्रीम कंडीशन और ज़्यादा होगी वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, और हीट के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ क्या होता है कि जितने भी पॉपुलेशन है, आपको पता है कि ह्यूमन इनटेक में इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है CO2। तो CO2 एक वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये भी एक टेम्परेचर का सोर्स है। तो जहाँ पीपल रहते ज़्यादा जहाँ की जनसंख्या होगी वहाँ CO2 ज़्यादा रिलीज होगा। ऐसे ही और भी सोर्स है, कार, बसेस, ट्रेन, इंडस्ट्री, होम अप्लाइंसेस। तो इनमें देखो अब जैसे पेट्रोल डीजल जब भी बर्न होता है तो वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, तो वो भी एक सोर्स है। और हीट कंडीशन में क्या होता है कि जो हीट वेव आ रही है और समर टाइम आता है तो ऑलरेडी AC, फ्रिज, इनको हम ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, सब जगह फुल कैपेसिटी पर फ्रिज और AC यूज़ करते हैं। तो वो एनर्जी की डिमांड को और मांगेंगे, तो उनसे क्या है कि हीट और बढ़ती है। मतलब कुछ भी चीज़ अगर कूलिंग हो रही है, जैसे हमारे अंदर घर के अंदर AC चल रहा है, वो कूल कर रहा है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट बाहर आ रहा है। मतलब बाहर जो आउटडोर यूनिट रखी होती है वो बाहर हीट को एमिट कर रहा है। तो इस तरह से थाउजेंड्स करोड्स ऑफ यूनिट रखे होते हैं एक सिंगल और एक बहुत छोटे प्लेस में। तो आप सोच सकते हो कि हीट का जो एक डोम बनेगा उसी को ही बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। एक पर्टिकुलर जो सिटी होती है ना, उसके सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर की एक लेयर बनती है ना, तो टेम्परेचर की एक बड़ी सी लेयर सिटी के ऊपर बन जाती है, उसको हीट डोम बोलते हैं या फिर हीट आइलैंड बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल फैक्ट बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे भी नहीं बताएगा और कोई न्यूज़ चैनल वाला भी इसको कवर नहीं करेगा, कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो यूएचआई में या हीट वेव में हो सकता है सिटी का, वो कैसे हो सकता है वो आगे हम समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, कोई भी लैंडस्केप होता है, उसका जो एक एरिया होता है ना, अगर वहीं पर हम एक सिटी डेवलप करते हैं तो सिटी में क्या करते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं। जैसे आपने देखा हो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सिटियों में जाओ 20, 50, 60, 100 फ्लोर की बिल्डिंगें मिलेगी, जिनको हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं।
स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। गांव में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, गांव में तो आई थिंक 3rd-4th फ्लोर मैक्सिमम होता है। तो ये प्रॉब्लम सिटियों में होती है। तो क्या होता है कि सिटी में इतनी हाई राइज बिल्डिंग होती है ना, तो आप देखोगे कि इनका जो बिल्डिंग का बेस होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन इन बिल्डिंग का सरफेस देखो, चारों तरफ देखो और टॉप में देखो तो एरिया कितना एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। सेम प्लेस पे, नेचुरल प्लेस पे एक हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसका एरिया उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये मान के चलो कि जो नेचुरल प्लेस एक पर्टिकुलर प्लेस था वो 10 टाइम्स ज़्यादा उसका एरिया इंक्रीज हो गया। जब एरिया इंक्रीज होता है तो फिर वो एरिया वापस गर्म होगा, और वो बहुत नैरो एरिया है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड वाला एरिया है, बहुत ही। जब एरिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो जब एरिया बढ़ता है तो उस पर जो सन की लाइट पड़ेगी तो उस पर और ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन वो नेचुरली वो एरिया तो एक कांस्टेंट है ना, लेकिन हमने बिल्डिंग खड़ी करके उस सेम एरिया में उसका सरफेस एरिया और बढ़ा दिया है। तो जब सरफेस एरिया और बढ़ जाता है तो आपको उसके 10 टाइम्स, अगर 10 टाइम्स एरिया बढ़ा तो 10 टाइम्स हीट उस पर ज़्यादा गिरेगी सेम एरिया में। तो हीट जो उसका टेम्परेचर है उसका भी उसी प्रोपोर्शनेट में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो ये कितना क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। यूएचआई के इम्पैक्ट देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे हीट वेव हो या फिर यूएचआई हो तो क्या होता है कि एसी कूलर अपनी फुल कैपेसिटी पे चलते हैं, तो क्या होगा कि जब फुल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है तो फॉसिल फ्यूल भी बर्न होगा, उससे उसका क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड कर सकते हैं अपन कि क्लाइमेट चेंज भी उसका प्रभाव होता है। ओवरऑल एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इससे क्या, एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब बहुत सारों को तो ये पता ही नहीं होगा कि मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे एयर पोल्यूशन हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो वाटर बॉडी है वो उनका बायोडाइवर्सिटी वो भी प्रभावित होती है, वो भी अफेक्ट होती है। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, ऑब्वियसली जब हम एसी कूलर इनको फुल कैपेसिटी में चलाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होगा कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका बर्निंग और ज़्यादा होगी। हमारे इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना उसका 60% फॉसिल फ्यूल से आता है, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोल, नेचुरल गैस, इनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 60%। तो हम जब फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे तो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से आपको पता है ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, तो वो पोल्यूशन कर रही है ना, एयर पोल्यूशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन तो होता ही है। वाटर जो होता है वो गर्म हो जाता है और उसके बाद वो सेम वाटर जो सिटी का गर्म वाटर है जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो जाता है जब एक्वेटिक बॉडी में, तो वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना वो टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे आर नॉट यूज टू इट। तो वो क्या कि वो टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर का वाटर उनके साथ मर्ज होता है, मिलता है, तो जो उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अफेक्ट होती है। आई होप इट इज़ क्लियर कि वाटर पोल्यूशन भी होता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होती है। हीट रिलेटेड जितनी भी इलनेस है वो भी बढ़ जाती है। और आपने सुना होगा मोर्टेलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ जाती है। जब भी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, चाहे वो कोल्ड कंडीशन हो गया या फिर हीट की या फिर समर में एक्सट्रीम कंडीशन है, तो मोर्टेलिटी तो बढ़ेगी है। और एक एजेंसी है EPA USA की, बहुत ऑथेंटिकेट रिपोर्ट रिलीज करती है दोस्तों। ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है कि क्लाइमेट चेंज विल लाइकली लीड टू मोर फ्रिक्वेंट और मोर सीवियर एंड लॉन्गर हीट वेव ड्यूरिंग समर मंथ। मतलब हम जो अभी फील कर रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा वो चीज़ें होने वाली है। आप ये मत सोचो कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, आई चली जाएगी। ये चीज़ें और बढ़ने वाली है और सीवियरिटी के साथ और इंटेंसिटी के साथ इनका ड्यूरेशन और बढ़ने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये EPA जो बहुत ऑथेंटिकेट रिपोर्ट पब्लिश करती है वो बोल रही है। और टूरिज्म, ऑब्वियसली टूरिज्म तो कम होगा। कैसे, क्योंकि अगर सिटी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो लोग बाग न्यूज़ में देखेंगे या फिर जो भी टूरिस्ट होंगे वो देखेंगे कि यार इतना टेम्परेचर, तो नेक्स्ट जो समर का जो 2-3 मंथ्स होगा तो वो तो कोई थोड़ा बहुत अगर टूरिस्ट आ भी रहा होगा तो टूरिस्ट आना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा सिटी में। इस तरह से दोस्तों ये क्या होता है कि चीज़ें
विशियस साइकिल में चल रही है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि चीज़ें कैसे विशियस साइकिल में चल रही है। हम एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ओके, हीट हुई, समर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम क्या है कि एसी यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के कूलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है, हम और ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, और उसका फिर क्या प्रभाव हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज प्रभाव से क्या होता है, और टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर डे बाय डे और हमारे सामने सीवियरिटी लेके आएगी। सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। इतनी प्रॉब्लम तो हमने देख ली, इतना इम्पैक्ट हमने देख लिया, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं। तो कुछ सॉल्यूशन है दोस्तों जो कि हम उसको अगर इम्प्लीमेंट करें सिटी में तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सिटी की, आज की सिटी जो कंडीशन देखोगे ना आप, जैसे सॉल्यूशन क्या है कि ट्री, ग्रीन रूफ, वेजिटेशन, इस तरह के चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। लेकिन आजकल की सिटी देखोगे ना, वहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। गार्डन के लिए कोई स्पेस नहीं है, ट्री के लिए कोई स्पेस नहीं है, वेजिटेशन के लिए कोई स्पेस नहीं है, खाली स्पेस मिलता ही नहीं है। इस तरह से हमारी जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया गया है। तो इससे यह हम सीख ले सकते हैं कि जो भी नए नए एरिया बन रहे हैं ना, उनमें थोड़ा बहुत खाली स्पेस रखें, गार्डन के लिए रखें, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ों को डेवलप कर सके जहाँ पर ग्रीनरी एरिया बढ़े। तो अगर ऐसा होगा तो हम एटलीस्ट फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको तो सस्टेनेबल बना सकते हैं ना। ग्रीन रूफ एक अच्छा सोल्यूशन है। इसमें जितनी भी जो बिल्डिंग्स है ना, अगर उनकी रूफ को हमने ग्रीन बना दिया तो क्या कि एक तो पोल्यूशन को कम करेगी और एक कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ाएगी। तो इस और दूसरा एक मेरे को बहुत इफेक्टिव तरीका लगता है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। ये आपको करंट अफेयर में या फिर कोई भी नहीं बताएगा इसका लिंक। ये वही बता सकता है जिसने इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, बहुत डेप्थ में पढ़ी है। मैंने यूपीएससी की तैयारी में इन चीज़ों को बहुत डेप्थ से पढ़ा है दोस्तों। इसीलिए मैं चीज़ों को इतने डिटेल से, इतने कंसेप्चुअल तरीके से और इतने 3D व्यू आपको दे पाता हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट, मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट क्या होता है। मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट का एक तरीका होता है। जापान का बोटेनिस्ट था जिसने ये मेथड डेवलप किया था, मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। इसकी क्या फीचर हैं कि जब भी इस तरह के फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं तो जो फॉरेस्ट है तो उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। मतलब जो एक नेचुरल फॉरेस्ट है और एक मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट है, अगर उसको हमने लगाया तो उसका 10 टाइम फास्टर ग्रो होगा। दूसरा, उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होगी, और तीसरा वो डेंसर होगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये मिटिगेट कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। और क्या होता है कि मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो रहा है सिटी में स्पेशली, क्योंकि सिटी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गांव में तो ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, सिटी में ज़्यादा है। तो सिटी में मैंने इंडियन सिटी में बहुत सारे में देखा। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद में भी लोगों को पता ही नहीं है कि ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक है, जिससे फॉरेस्ट, मैं बहुत सारी बार रोड पे जाता हूँ, हाईवे पे जाता हूँ ना, आउटर एरिया में, तो जहाँ जहाँ स्पेस होता है वहाँ मैं देखता हूँ कि मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट लगे हुए हैं। वो देख के पता चलते हैं कि उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बायोडाइवर्सिटी, लगता है कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स और ट्रीज़ हैं। तो बहुत सक्सेसफुल मेथड मानता हूँ। ये वर्ल्ड वाइड हमारी इंडियन सिटी में बहुत सारी जगह फॉलो हो रही है। लेकिन अब स्पेस ही नहीं है तो आउटर प्लेस पे ही लगा रहे हैं, सिटी के अंदर स्पेस ही नहीं बचा है लगाने का। सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जो क्लाइमेट चेंज को जो भी चीज़ें अफेक्ट करती है ना, वो चीज़ें, क्योंकि ये विशेष साइकिल है मैंने बताया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को जो भी प्रभावित करता है, इम्पैक्ट करता है, वैसी एक्टिविटी ना करें, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अब बाकी परमानेंट सॉल्यूशन है दोस्तों। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है उस पर मैं एक अलग से वीडियो सीरीज लेके आऊँगा। जो भी सॉल्यूशन मैंने बताया ना, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है दोस्तों। इसमें क्या है कि चीज़ों को एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो परमानेंट सॉल्यूशन है ना, उनको डिटेल से बताने की बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के परमानेंट सॉल्यूशन पर वर्क करना शुरू कर दिया ना, तो अभी भी हमारे पास समय है, चीज़ों को हम एक आउट ऑफ कंट्रोल से जाने से रोक सकते हैं। तो मैं एक अलग से, जैसे मैंने इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के जो इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, एक वीडियो सीरीज शुरू किया ना, वैसे ही मैं कुछ 5-10 वीडियो प्रिवेंशन के लेके आऊँगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो है, तो मेरा काम है अवेयर करना। तो हम एक तो इन्वायरमेंट से अवेयर हो रहे हैं, किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट के जो जिस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है उसका हर एक फैक्टर को देख रहे हैं। फिर अवेयरनेस में ये भी आ जाता है कि हम प्रिवेंटिव मेजर क्या लें, ठीक है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो प्रिवेंटिव मेजर क्या लोगे आप। डे टू डे एक्टिविटी में इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो एक उसके लिए अलग से वीडियो सीरीज लेके आऊँगा मैं। बाकी कुछ कोटेशन में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो ह्यूमन है ना, वो उसको अपने आप पर सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए।
ना कि बाहर देखना चाहिए। अगर हम ब्लाइंडली चीज़ों को करेंगे, ठीक है, एक जो होता है ना ब्लाइंड रेस को फॉलो करेंगे, तो हमारा एंड कहाँ जाके ख़त्म होगा, कहाँ रुकेंगे, हमको खुद को पता नहीं होता है। और इससे क्या है कि चीज़ें बहुत अफेक्ट हो रही है। आजकल देख रहे होंगे हर कोई भाग रहा है इकोनॉमिक रेस में, हर कोई जॉब करना चाह रहा है, हर कोई कंज्यूमर बनना चाह रहा है, हर कोई अपना कंजम्पशन पैटर्न बढ़ा रहा है, हर कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, और ये कितनी बड़ी जाइंट और विकराल समस्या हमारे सामने आ चुकी है। तो बस मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को, इस कोटेशन को देखो, समझो, खुद पे काम करो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा है कि अगर आपके सामने कुछ चीज़ें हो रही है, समस्या है क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण प्रदूषण को लेके, तो अपनी आंखों को बंद मत करो। अपनी आंखों को बंद करने से प्रॉब्लम नहीं चली जाएगी। वो तो मैं बताया कि वो प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, ना कि इंडिया की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पूरे इस ग्लोब को, वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाली है और कर रही है। तो और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने ही इस चीज़ को बढ़ाया है। ह्यूमन इज़ ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु क्रिएटेड दिस। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को समझें और इन पर काम करें, प्रिवेंटिव मेजर लें, क्योंकि इन चीज़ों को हमने ही फैलाया है। हम ही इनको पोल्यूट कर रहे हैं, हम ही क्लाइमेट चेंज लेके आए हैं, कोई बाहर से नहीं लेके आए हैं। और कि ये किसी की और की जिम्मेदारी नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, किसी और कंट्री की नहीं है। पूरा अर्थ हमारा है, और अर्थ अफेक्ट होगा तो उस पर रहने वाले सारे जो भी ह्यूमन है ना, वो अफेक्ट होंगे। तो ये जिम्मेदारी सबकी है, सबको रियलाइज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।